हेलो नमस्कार सभी बच्चों को। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। पाठ का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें हम इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि हमारी किस सभ्यता का वर्णन किया गया इस पाठ में। मुख्यतः इस पाठ में बताया गया कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो कहाँ पर विकसित हुई थी। मेसोपोटामिया ये एक सभ्यता थी विश्व में पहली जो मतलब शहरी जीवन की जो सभ्यता को देखा गया वो कहाँ देखा गया, इसमें मेसोपोटामिया में देखा गया। ये मेसोपोटामिया के जो शब्द हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका एक है मेसोस और दूसरा है पोटेमोस। ये दो शब्द हैं, एक मेसोस है एक पोटेमोस। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, क्या होता है मध्य, और पोटेमोस मतलब नदी से मिलकर। अब ये ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया ये दो नदियों के बीच के जो स्थान पर वहाँ फली फूली, और दो नदियाँ कौन सी थी, एक थी दजला और एक थी फरात। दजला फरात, इन दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि थी वहाँ पर ये सभ्यता फैली, और इस सभ्यता ने वो शहरी जीवन को प्रारंभ करा और इसके द्वारा वहाँ लोग जीवन यापन करने लगे। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मेसोपोटामिया। किस कारण से, दो नदियों के बीच के भाग में ये सभ्यता फली फूली, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, मेसोपोटामिया। और कब थी ये, 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसमें शहरी जीवन का प्रारंभ हुआ। और किन नदियों के बीच का भाग था ये, एक था दजला और एक फरात। उसके बाद हम बात करते हैं जो आजकल ये जो भाग है, जो मेसोपोटामिया का भाग, ये आजकल हम किस देश के नाम से जानते हैं इसको, जो इराक जो गणराज्य है, मतलब इराक के छोटे छोटे जो देश हैं उनसे मिलकर एक गणराज्य बना जिसका नाम था इराक। तो वो उसी छोटे से गणराज्य का ये भाग था मेसोपोटामिया। तो आज हम इसको किस नाम से जानते हैं, इराक के नाम से। तो इराक में एक ये भाग है और वो मेसोपोटामिया में पहले रहा था। तो मेसोपोटामिया की ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं, अब इनकी स्रोत की बात करते हैं। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसके सोर्सेस क्या हैं, स्रोत क्या हैं, किस आधार पर ये पता चलता है कि ये सभ्यता थी। इमारतें, सिक्के, मूर्तियां, कब्रें, जो कब्र होती हैं मरने के बाद लोगों को जो दफना दिया जाता था, आभूषण, मिट्टी की पट्टिकाएं, पट्टिकाएं होती हैं जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी को गीला करके उस पर गीला करने का उसके एक स्लेट के आकार देकर उस पर कुछ भाग से मतलब कीलाकार एक इन पे औजार होता था, उसके द्वारा क्यूनिफॉर्म इसको कहते थे, उससे इस पर लिखा जाता था, फिर इसको सुखाने के लिए धूप में रख दिया जाता ताकि वो आगे के लिए उसको सुरक्षित रखा जा सके। तो उन्हीं टैबलेट्स भी कहा जाता है, उसी टैबलेट को, उसी पट्टिकाओं को मिट्टी की पट्टिकाएं कहा जाता है। इसके द्वारा, इन सब के द्वारा किसका पता चलता है, इस सभ्यता का पता चलता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं जिनके आधार पर हम इस मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। तो उसमें क्या क्या है, आपके मुद्रा हैं, मुद्रा मतलब सिक्के, जिसको मुद्रा भी कह सकते हैं आप, इमारतें जो वहाँ से प्राप्त हुई हैं इमारतें, मूर्तियाँ, कब्रें, आभूषण, मिट्टी की पट्टिकाएं आदि, ये सब चीज़ों से हमें ज्ञात हो जाता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो कैसी थी। हाँ, इसके अलावा और जो लिखित दस्तावेज हैं, मिट्टी की पट्टिका के अलावा और भी लिखित दस्तावेज थे, उनके आधार पर इस सभ्यता के बारे में पता हमें लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मतलब कहने का यह अर्थ है कि
मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उन्होंने कई क्षेत्रों में नई नई खोज करी और जिसके कारण इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को जाना। जैसे आज हम बात करते हैं जो खगोल विज्ञान की, जो ब्रह्मांड में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है और मतलब ब्रह्मांड में जो ग्रह की जो परिक्रमाएं हो रही हैं, जो परिकल्पनाएं हम जो आज देख रहे हैं, उस सबका वर्णन हमें इस सभ्यता से हमें वो जानकारी मिलती है। कहने का मतलब इसी सभ्यता की ये सब देन है। इसके अलावा वहाँ गणित का जो ज्ञान इस सभ्यता की वो मुख्यतः देन रहा और वहाँ का शहरी जीवन हमारी इस विश्व की परंपरा को एक नई देन रहा। एक मिनट तरफ कर देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के शहरी के दक्षिणी भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गया और इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो अधिकृत भाग था, उसका जो दो भाग हम इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, जिसके उत्तरी भाग को क्या कहा गया? सुमेर, सॉरी हाँ सही सुमेर, और इसके दक्षिणी भाग को क्या कहा गया? अक्कद। ठीक है। इसकी जो सभ्यता थी, सभ्यता का जो उत्तरी भाग था उसको सुमेर कहा गया और दक्षिणी भाग को अक्कद। 2000 ईस्वी पूर्व के पश्चात बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर कायम हो गया। इसी मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत एक बेबीलोन एक जगह थी, जो एक शहर के रूप में फला फूला और उसके बाद आज हम उसको नाम से किस नाम से जानते हैं? बेबीलोनिया। बेबीलोनिया कब? ये 2000 BC मतलब ईसा पूर्व। ईस्वी पूर्व में बेबीलोन एक मुख्यतः शहर बना और बाद में इस शहर को क्या नाम दिया गया? बेबीलोनिया। लगभग 1100 ईस्वी पूर्व में असीरियाई ने उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। जो असीरियाई लोग थे, उन असीरियाई ने इस उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। असीरियाइयों ने इस उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया। फिर इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। क्या नाम दिया गया सुमेर को? सुमेर का क्या नाम हो गया फिर? असीरिया। असीरिया कहा जाने लगा, जिस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। किन्होंने कब्जा करा? असीरियाई लोगों ने सुमेर पर कब्जा करा और सुमेर का फिर बाद में क्या नाम पड़ गया? असीरिया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। इस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा क्या थी? सुमेरी अर्थात सुमेरियन। जो इस प्रदेश पर जब ये असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया और इस देश की भाषा क्या होगी? सुमेर या सुमेरी, और इसको सुमेरियन भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि असीरियाई लोगों ने जो सुमेर पर जो आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया, वहाँ की जो भाषा थी वो क्या थी? सुमेरी या सुमेरियन। 2400 ईस्वी पूर्व में अक्कदी लोगों के आगमन के साथ ही अक्कदी भाषा ने सुमेरी भाषा का वर्चस्व समाप्त करके अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम कर लिया। अब धीरे धीरे जब ये सुमेरी जो भाषा थी यहाँ पर ये खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अक्कदी लोग आ गए। इन अक्कदी लोगों ने इसका आक्रमण करके यहाँ पर इस भाषा को विलुप्त करके अपनी भाषा अक्कदी का वर्चस्व प्राप्त कर लिया वहाँ पर। अब नई भाषा क्या होगी वहाँ पर? अक्कदी। इस तरीके से हम जान सकते हैं कि इस समय की जो भाषा थी वो कौन कौन सी मेसोपोटामियन भाषा थी। एक सुमेरी होगी पहली, दूसरी क्या होगी? अक्कदी भाषा। ये ध्यान रखनी कौन कौन सी भाषा यहाँ पर फली फूली। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इस सभ्यता ने नगरों का निर्माण 3000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हो गया था। यानी कि इस सभ्यता में जो नगरों का जो प्रारंभ होगा, यानी कि जो सिटी बनाई गई, जो नगर बनने लगे, वो कब हुए? 3000 ईस्वी पूर्व। नगरों का निर्माण कब हुआ? 3000 ईसा पूर्व में। नगरों का निर्माण कब हुआ? 3000 ईसा पूर्व में। उसमें से मुख्यतः जो नगर थे वो क्या थे? उरुक और अम्बारी।
आपने जो टेस्ट दिया उसमें आपने देखा होगा, इसमें वर्णन किया गया है और रूप और माल, ये तीन मुख्यतः नगर वो फेमस थे उसमें सभ्यता के, जिनमें नगरों में जो विकास हुआ और नगर के रूप में उभर के सामने आए। श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन और अर्थव्यवस्था की विशेषता थे। मतलब इन नगरों में क्या था, मुख्यतः जो श्रम के आधार पर विभाजन किया गया था, लोगों को इनके कार्य के आधार पर इसमें एक वर्ण व्यवस्था कायम हुई, जैसा काम उसी आधार पे वहाँ पर इनको चुना जाता था। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ खाद्य संसाधन तो समृद्ध थे, यानी खाने पीने की वस्तुएं तो यहाँ पर क्या थी, संपन्न थी, लेकिन खनिज जो संसाधन थे उनका क्या था, अभाव था, क्योंकि उनकी कमी थी, जिन्हें तुर्की, ईरान तथा खाड़ी पर पार के जो देश थे, तुर्की, ईरान और खाड़ी के देश थे, उनसे मंगाया जाता था। और कौन मंगाता था ये जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता के जो नगर थे, उरुक और मारी। अब ये कहाँ से इन खनिज संसाधन को प्राप्त करते थे, तुर्की से, तुर्की, ईरान और खाड़ी देश, जिसे वो क्या प्राप्त करते थे, खनिज संसाधन। और खनिज संसाधन में क्या होगा, जैसे तेल, लोहा, तांबा इत्यादि, ये सब वो कहाँ से प्राप्त करते थे, तुर्की, ईरान और खाड़ी देश से। क्यों? क्योंकि इनके पास इनका अभाव था, खाने पीने की वस्तु तो थी इनके पास, लेकिन जो खनिज संसाधन थे उनका अभाव था। तो उसके बाद हम आगे बात करते हैं लेखन कला। इस सभ्यता में जो लेखन कला थी वो क्या थी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था लेखन कला के बारे में। जो मिट्टी की जो पट्टिकाएँ होती थी उसके बारे में थोड़ा हम समझेंगे लेखन कला के अंतर्गत, कि वो लिखने के लिए किस कला का प्रयोग करते थे या फिर किसके माध्यम से वो अपनी बातों को सामने रखते थे। लेखन कला, लेखन कला में क्या है, मेसोपोटामिया में जो पहली बार जो पट्टिका पाई गई वे लगभग 3200 ईसी पूर्व की है। इन पर कीलाकार लिपि द्वारा लिखा जाता था, मतलब कीलाकार लिपि के द्वारा, कील के माध्यम से। जो मेसोपोटामिया में जो 3200 ईस्वी पूर्व में जो पट्टिकाएं जो प्राप्त हुई, यानी टैबलेट जो प्राप्त हुई, पट्टिकाएं जो प्राप्त हुई, उनको कैसे लिखा जाता था, कील के माध्यम से, कीलनुमा औजार से लिखा जाता था। लिखा जाता था तो उन पे कैसे लिखेंगे हम, कीलनुमा जो का औजार होता था उससे इन पट्टिकाओं पे लिखा जाता था। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। और इसे कीलाकार जो इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है इसको, ये हम पूछ लेते हैं सब लोग, ये क्या है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पूछ लेते हैं। और ये लातिन भाषा का शब्द है, लातिनी भाषा का शब्द है, ये लातिनी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है खूंटी। क्या अर्थ है इसका, इसका अर्थ क्या हुआ, खूंटी, खूंटी, ठीक है। इस खूंटी के प्रयोग से ये लिखते थे, क्यों नहीं मतलब खूंटी, और फॉर्म मतलब आकार, मतलब खूंटी से आकार दिया जाता था किसको, पट्टिकाओं पर, जिससे अपनी बातों को रखते थे, अपनी लेखन कला को इसके माध्यम से वो लिखते थे। उसके बाद हम बात करते हैं, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि इनमें चिन्हों की संख्या काफ़ी पेचीदा थी और बहुत अधिक थी। मेसोपोटामिया के जो लोग थे, इस सभ्यता के जो लोग थे, मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो क्या थे, कम पढ़े लिखे थे। कहते थे कम पढ़े लिखे थे।
कम पढ़े लिखे थे। क्यों थे? क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि ये अगर कम पढ़े लिखे थे तो उसका कारण क्या था, इसका कारण क्या था। कारण बताने के लिए पूछेंगे तो आपको क्या बताना है कि इनकी जो अक्षर थे, अक्षर काफी अधिक थे और दूसरी बात, इनके जो अक्षर थे वो बहुत पेचीदा थे। कैसे अक्षर थे? पेचीदा, मतलब हर कोई इनको नहीं पढ़ सकता था। बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ इस भाषा को पढ़ा जाता था, इसलिए वहाँ के लोग क्या थे? कम पढ़े लिखे थे, बहुत कम संख्या थी इनमें पढ़ने की। उसके बाद हम आगे बात करते हैं 1400 ईस्वी पूर्व से धीरे धीरे अरामाई भाषा का प्रवेश हुआ और यह हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। मतलब 1400 ईस्वी पूर्व में धीरे धीरे चौदह सौ ईसा पूर्व में क्या हुआ? एक नई भाषा आई इसमें, जिसका नाम था अरामाइक। नई भाषा आई यहाँ पर और उसने यहाँ पर धीरे धीरे अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। अब कितनी भाषा हो गई यहाँ पर? कुल मिला के सभ्यता की 3 भाषा, एक पहली सुमेरी, दूसरी अकदी और तीसरी अरामाइक। और ये भाषा किससे मिलती जुलती थी? ये हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। किससे भाषा थी? हिब्रू। हिब्रू भाषा है, किससे मिलती जुलती? हिब्रू भाषा से मिलती जुलती। हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। आगे हम बात करते हैं, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी, यहाँ तो हो गया आपका। और उसके बाद हिब्रू भाषा हो गई, मिलती जुलती थी। और 1000 ईस्वी पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी और आज भी इराक के कुछ लोगों में इस भाषा को बोला जाता है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर इस भाषा का वर्चस्व होने लगा और वर्चस्व होने के बाद इराक में आज अधिकतर लोग इसी भाषा को बोलते हैं। इराक के जो लोग हैं इस भाषा को बोलते हैं, इस भाषा को अरामाइक। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं 5000 ईस्वी पूर्व दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा, जिनमें कुछ शहरों में परिवर्तित हो गए। यहाँ उर नगर में नगर नियोजन पद्धति का अभाव था। मैंने भी 3 शहर इससे पहले बात करी थी। जब नगरों का विकास हुआ था, नगरों के विकास में उरुक और मारी 3 नगर थे। उरुक और मारी, ये 3 नगर विकसित हुए और 3 नगरों में एक नगर था, इसका नाम था उर। इसमें क्या था? नगर नियोजन व्यवस्था का अभाव था। नगर नियोजन, क्योंकि जो नगरों की जो कंडीशन होती है उसमें इन कंडीशनों को ध्यान रखते उसमें कुछ कमियां पाई गई। नगर नियोजित में कमी या अभाव। ठीक है, ध्यान रखना है ये। तो ऐसा कौन सा नगर था जहाँ पर नगर नियोजन का अभाव था? उर नगर। क्योंकि पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम हुआ था 11th का, उसमें इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि नगर नियोजन का अभाव किस नगर में हुआ, उसका क्या नाम था? उर नगर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसका पूर्वोत्तर भाग हरे भरे और ऊंचे नीचे मैदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग ऊंची जमीन, स्टेपी घास के मैदान हैं और पशुपालन की दृष्टि से उपयुक्त हैं। जो आज भी इस भाग को इराक कहा जाता है, मेसोपोटामिया जो भाग है वो अब किस नाम से जाना जाता है? इराक के नाम से। तो इराक का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, और ये इसका दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। एक इसका है पूर्वोत्तर भाग,
और एक होता है पश्चिमी उत्तर भाग। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जो किसकी बात कर रहे हैं, जो पूर्वोत्तर जो भाग है, इस भाग के में क्या क्या ऊंचे नीचे क्या थे, मैदान थे, नीचे 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 भाग थे जो मैदान के रूप में थे, जो कि ऊंचे नीचे थे। और इस प्रदेश का जो उत्तरी भाग था, इस उत्तरी भाग में कैसी जमीन थी, वो स्टेपी घास की, स्टेपी घास, जो कि पशुपालन जो करते हैं उनके लिए इस घास को प्रयोग किया जाता था, पशुओं के लिए। ठीक है, पशुपालन की दृष्टि से ये कैसी थी, उपयुक्त थी। कौन सा, उत्तरी भाग पशुपालन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को देखा गया है और उसी के आधार पर हम इस बात का वर्णन करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आगे इस पार्ट में हम अगली क्लास में बात करेंगे जो उसमें कुछ भाग रह गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।